है जी, तो एंडोक्राइन बेड है, बस बात है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे थे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। ठीक है, कल के लेक्चर तक हमने ये पढ़ा है कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेटफॉर्मिन है, जिसको हम बेगुइनेट फैमिली कहते हैं। आज हम नेक्स्ट फैमिली पढ़ेंगे विच इज नोन एज सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, प्लीज बात है नहीं। दिस इज द नेक्स्ट फैमिली प्रेजेंट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज ड्रग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कल हमने टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज की मैनेजमेंट स्टार्ट की, तो मेटफॉर्मिन की बात कल हमने की थी। आज हम सेकंड फैमिली पढ़ेंगे, उसका नाम है सल्फोनाइल यूरिया है, SULFUNYLUREA, सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया, इसके अंदर जो ड्रग आती है, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड टोल ब्यूटामाइड। टोल ब्यूटामाइड, नेक्स्ट देखिए क्लोर प्रोपामाइड, ग्लिपजाइड, ग्लिपजाइड, ग्लाइब्यूराइड, ठीक है, और ग्लेमेप्राइड, ग्लेमेप्राइड, ठीक है। रिमेंबर दीज आर द 5 ड्रग्स इज प्रेजेंट इन सल्फोनाइल यूरिया फैमिली। ठीक है, ये 5 वो ड्रग है जो सल्फोनाइल यूरिया के अंदर होते हैं, और ये भी कॉमन यूज होते हैं टाइप 2 डायबिटीज में। इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन सब की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि हाउ दे एक्ट इन द बॉडी। अगर इन 5 में से कोई भी टेबलेट आप किसी पेशेंट को दे दें तो उसने शुगर को क्या करना है, कम करना है। अब कैसे करना है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो लेके these agents block very important point, remember which channel, potassium K plus का मतलब क्या है, पोटासियम चैनल इन बीटा सेल, which cell, बीटा सेल of pancreas, beta cell of pancreas, which leads to कैल्शियम इनफ्लक्स। जब बीटा सेल को हम ब्लॉक करें तो किस चीज की एंट्री होगी, कैल्शियम की, कैल्शियम इनफ्लक्स, एंड इट विल रिलीज मोर इंसुलिन। ये क्या रिलीज करेगी, मोर इंसुलिन। एक्चुअली ये जो ड्रग है ये बीटा सेल से इंसुलिन की रिलीज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। एमसीक्यूज ये है कि कैसे। ओके, कितने लोगों ने मेरे साथ इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी है, रेज योर हैंड। जिसने फिजियोलॉजी पढ़ी हो वो जाकर फिजियोलॉजी में जाए और वो टॉपिक जल्दी निकाले है। अभी फिजियोलॉजी में वो टॉपिक निकाले रिलीज ऑफ इंसुलिन, शाबाश। और जिसने नहीं पढ़ी है वो शेयर करे ताकि हम लोग कमेंट में ये मैकेनिज्म बैठ जाए। रिलीज ऑफ इंसुलिन का जो टॉपिक है वो निकाले, फिजियोलॉजी वाला पार्ट है किसी के पास। ओके, उसमें देखे मैंने बीटा सेल ड्रा किया था कि नहीं, बीटा सेल ड्रा किया है। बीटा सेल के अंदर GLUT2 ट्रांसपोर्टर होगा, उस GLUT2 के जरिए ग्लूकोज अंदर आते हैं और वो मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोलिसिस के जरिए एटीपी जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, एटीपी। और वो एटीपी किस चैनल को ब्लॉक करते हैं, पोटाशियम। और पोटाशियम लीड टू कैल्शियम इनफ्लक्स, और कैल्शियम जब अंदर आती है तो डीपोलराइजेशन होती है और वो इंसुलिन को रिलीज करती है। इसका मतलब इंसुलिन को रिलीज करने का मतलब किस चैनल को ब्लॉक करना पड़ता है, पोटाशियम को, और पोटाशियम को ब्लॉक करना इन ड्रग्स का काम है। क्लियर है कि नहीं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स प्रेजेंट इन डायबिटिक कैटेगरी कि दीज ड्रग्स एक्ट ऑन विच चैनल, पोटाशियम चैनल इन द बीटा सेल। मैं यार ये बात बार बार कहता हूँ, जिसने फिजियोलॉजी पढ़ी है उसको फार्माकोलॉजी आसान है, क्योंकि आप लोग उधर देखे फिजियोलॉजी का एक एक पॉइंट ये है, लेकिन जिसने पढ़ी हो उसको आसान होगा, नहीं पढ़े उसको समझ नहीं आएगा। फिर भी अगर एंडोक्राइन सिस्टम की चीजों पे तो जिसने नहीं पढ़ी प्लीज उसको रिवाइज करें, ठीक है। तो पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करेगा, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा और वहां से किसको रिलीज करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा। और फिर आप लोगों को पता है जितना इंसुलिन ज्यादा होगा तो वो शुगर लेवल को क्या करेगा, वो कम करेगा, ठीक है। अब लेके इन ड्रग्स की जनाब के यूजेस क्या है, यूजेस। These drugs usually used in the treatment of diabetes type 2। किसके अंदर यूज होते हैं, टाइप 2। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए नोट में, they are
they are not effective in diabetes type 1. Anyone can answer? Cover. Why? Excellent. उसमें बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है और इन ड्रग्स को काम करने के लिए बीटा सेल चाहिए, क्योंकि these drugs block potassium channel in the beta cell. लेकिन टाइप 1 में तो बीटा सेल होते नहीं है, तो ये ड्रग टाइप 1 डायबिटीज में क्या है, इनइफेक्टिव होते हैं। अब देखिए साइड इफेक्ट। इसकी साइड इफेक्ट क्या है? अब सबसे पहला साइड इफेक्ट कौन बताएगा? इंपोर्टेंट। नंबर 1, कवर। जो ये ड्रग्स है, अगर इसको हम ज्यादा खाएं तो ये किस चीज की रिलीज को बढ़ाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया है। तो दीज ड्रग कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। नंबर 2, इंसुलिन एनाबोलिक है कैटाबोलिक है? एनाबोलिक। वो प्रोटीन बनाता है, लाइपोजेनेसिस करता है। इन ड्रग्स की वजह से वेट क्या होगा? गेन। देयर विल बी वेट गेन। इन लोगों के अंदर वेट गेन की हिस्ट्री होती है बिकॉज ऑफ एनाबोलिक एक्शन ऑफ विच हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट याद रखें, इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल फेलियर। ये किसकी रिस्क को बढ़ाते हैं? रीनल फेलियर। इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल फेलियर। कल हमने ये पॉइंट बताया था कि जो मेटफॉर्मिन है वो भी रीनल फेलियर की रिस्क को बढ़ाता है, वो हम उधर नहीं दे सकते, ये भी रीनल फेलियर में नहीं दे सकते। तो मतलब सल्फोनाइल यूरिया और जो मेटफॉर्मिन है दोनों रीनल फेलियर में कंट्राइंडिकेट है। इनमें डिफरेंस ये है कि अगर दो पेशेंट है, इसमें एक को आप मेटफॉर्मिन दे दे, इसका ग्लूकोफेज गोली है, और एक को आप सल्फोनाइल यूरिया देते, दोनों की हाई शुगर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन दोनों में जो बेस्ट ड्रग है वो मेटफॉर्मिन है, क्योंकि कल का एक पॉइंट मैंने लिखा है, मेटफॉर्मिन इज यूग्लाइसेमिक। वो नॉर्मल ग्लूकोज को नीचे नहीं करता, इट कैन नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन ये ड्रग अगर हम ज्यादा यूज करें इट कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए मेटफॉर्मिन आज तक बेस्ट ड्रग है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। लेकिन अगर किसी का मेटफॉर्मिन पे ग्लूकोज कम ही नहीं होते या उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर उसके साथ हम क्या मिला सकते हैं? सल्फोनाइल यूरिया। लेकिन इसकी डोजेस को हम लिमिट में रखेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, अदरवाइज द पेशेंट मे लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है जी, वरना पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसलिए इन ड्रग्स के साथ साथ हम रेगुलरली ग्लूकोमीटर के जरिए ग्लूकोज चेक करते हैं। अगर इस ग्लूकोज कम होते जा रहे हो इन ड्रग को फिर हम बार बार नहीं देते। ठीक है जी। जिसका सीवियर जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो हमारे पास क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया है। और किस कंडीशन के अंदर नहीं दे सकते? दैट इज रीनल फेलियर। ठीक है जी, क्लियर है क्या नहीं? इसमें ओके, ये जनाब सल्फोनाइल यूरिया है, ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर कैटेगरी लिखे ग्लिटाजोन फैमिली। ठीक है ना? इसके अंदर जो थर्ड नंबर कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड ग्लिटाजोन। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय ग्लिटाजोन फैमिली। ग्लिटाजोन भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे लेके ग्लिटाजोन, इसमें लेके ये ग्लिटाजोन फैमिली का नाम है। और ग्लिटाजोन के अंदर जो एजेंट है इसके नाम लिखे, फर्स्ट एजेंट का नाम लिखे बायोग्लिटाजोन। बायोग्लिटाजोन। ठीक है, नेक्स्ट इज रोसीग्लिटाजोन। रोसीग्लिटाजोन, बायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन, ये दोनों याद रखना है। दीज आर द टू ड्रग्स प्रेजेंट इन ग्लिटाजोन फैमिली। याद रखना आसान है, जिस ड्रग के आखिर में ग्लिटाजोन आ जाए वो ग्लिटाजोन फैमिली होता है। इसको पाइसोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन, रोबीग्लिटाजोन बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन सब के आखिर में क्या आता है? ग्लिटाजोन आता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका काम क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, these agents increases insulin sensitivity। ये क्या करते हैं? इंसुलिन सेंसिटिविटी टू वर्क मोर ऑन रिसेप्टर। इसका मतलब ये है, ये जो ड्रग है इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। हमने ये बात की थी कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर एक्सेस फैट से इंसुलिन को काम करने नहीं देते, उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। दीज ड्रग डिक्रीज रेजिस्टेंस बट इंक्रीज ऑफ सेंसिटिविटी। ये पहले से बने हुए इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कि इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जाकर अपने रिसेप्टर पे काम करें। और जब इंसुलिन रिसेप्टर पे काम करेंगे तो वो हाई शुगर को क्या करेंगे? कम करेंगे। एक्चुअली जो ग्लिटाजोन फैमिली है
क्या करते हैं, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब लेके इसके साइड इफेक्ट, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, ग्लूटाथोन फैमिली नंबर 1, ग्लूटाथोन फैमिली इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडीमा। ये क्या करा सकती है, एडीमा। एडीमा मीन एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द टिश्यू स्पेस। बहुत से लोग होते हैं डायबिटिक, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं कुछ गोलियां खा रहा हूँ, पता नहीं कुछ दिनों से मेरी बॉडी में सूजश हो रही है। मतलब ये है कि जो स्वेलिंग है, मतलब ये है कि इसकी हाथ जो है ना वो स्वेलिंग में जा रहे थे। तो मतलब उनमें से एक रिस्क होता है, क्यों, कौन सा ड्रग ले रहे हो, ग्लूटाथोन ले रहे हो, ठीक है। तो ग्लूटाथोन कैन कॉज ग्रेटर द वेट, ग्रेटर द वेट मीन बिकॉज ऑफ एडीमा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट इज वेट गेन। ये क्या करा सकती है, वेट गेन। क्यों, क्योंकि किसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इंसुलिन। और इंसुलिन इज एनाबोलिक और कैटाबोलिक, दैट इज एनाबोलिक, वो प्रोटीन बनाएगा, लिपिड बनाएगा, उसकी वजह से ओवरऑल वेट क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लूटाथोन। मेरा एक दोस्त था, हिज नेम वाज डॉक्टर फरहान, ठीक है, फ्रॉम लाहौर। उसने मुझे एक दिन कॉल किया कि यार वो हम पढ़ रहे थे, एक दिन उसकी जो मदर थी वो डायबिटिक थी। तो एक्चुअली उसको ओस्टियोपोरोसिस हुई थी, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस आफ्टर द एज ऑफ 50, और वो डायबिटिक थी। तो जब डॉक्टर ने उसकी प्रिस्क्रिप्शन देखी, हिस्ट्री देखी, तो वो पिछले 5 से 6 साल से ग्लूटाथोन खा रही थी। क्योंकि जो बंदे ग्लूटाथोन रिपीटेडली कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टर्म खाए, ये ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को कम करती है। इसको कम करती है ओस्टियोब्लास्ट, और ओस्टियोब्लास्ट वो सेल है जो बोन को बनाती है। अगर ओस्टियोब्लास्ट कम हो जाए तो फ्रैक्चर की चांसेस ज्यादा होती है। तो ग्लूटाथोन में अगर एक साइड इफेक्ट किसी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ये किसकी चांस को बढ़ाती है, फ्रैक्चर की चांसेस। इसलिए जिन लोगों में पहले से बोन की पैथोलॉजी हो, उसके लिए ड्रग बेस्ट है कि पुअर है, बैड है, क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। मतलब ये है कि ये बोन की थिनिंग करती है, ये बोन को थिन बनाती है, और जब बोन की थिनिंग होगी तो बोन बिकम वीकर, और वीक बोन के अंदर माइनर इंजरी पे किसके चांस होती है, फ्रैक्चर की चांस होती है। लेकिन एक एमसीक्यू याद रखे यहाँ पे नोट में, कि एमसीक्यू जो है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, स्पेशली ये वो आंसर है, ठीक है, सबके लिए, इन रीनल फेलियर। ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के दोनों किडनी फेल हो, तो उसमें ना हम मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, ना सल्फोनाइल यूरिया दे सकते हैं। उन लोगों की जो अल्टरनेट रखे वो क्या होते हैं, ग्लूटाथोन दे सकते हैं। तो एक्चुअली ग्लूटाथोन डू नॉट अफेक्ट किडनी फंक्शन, ये किडनी पे असर नहीं कर सकती। इसलिए अगर रीनल फेलियर पेशेंट भी है, लेकिन वो डायबिटिक है, उसने अपने कोई सेफ ड्रग लेनी है कि वो शुगर को भी कंट्रोल करे और किडनी को डैमेज भी ना करे। वो कौन सी फैमिली है, ग्लूटाथोन फैमिली। ग्लूटाथोन इज अ ग्रेट ड्रग फॉर रीनल फेलियर पेशेंट। हाँ जी, क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। ओके, एक्चुअली ये है कि ग्लूटाथोन हम रीनल फेलियर में लेते हैं। तो देखें, मैं 2 सेंटेंस बताता हूँ, आप लोगों ने आंसर करना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज इन ओबेसिटी पेशेंट विदाउट रीनल फंक्शन, दैट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन, दैट इज प्रेगमिनाइल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज विद अ हिस्ट्री ऑफ रीनल फेलियर, दैट इज कॉल्ड ग्लूटाथोन थेरेपी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। ये 4th नंबर कैटेगरी है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2, इसको SGL2 कहते हैं। SG स्टैंड फॉर सोडियम ग्लूकोज, LT मीन को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। ये फैमिली का नाम है। इसके अंदर जो ड्रग है, लेकिन इसके नाम एजेंट। इनमें जो ड्रग आते हैं, नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एम्पाग्लिफ्लोजिन, नेक्स्ट इज कानाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कॉमन यूज होता है और आज तक बहुत पॉपुलर है, एम्पाग्लिफ्लोजिन, ठीक है, ये बहुत यूज होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हेडिंग दे दें, इसका काम क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीस एजेंट।
तो लेके these agents mainly inhibit the reabsorption of sodium and glucose in PCT of nephron. PCT stands for proximal convoluted tissue. एग्जैक्टली इन ड्रग्स को काम करने के लिए किडनी का फंक्शन चाहिए, क्योंकि these agents act on the nephron और नेफ्रॉन के अंदर कुछ पार्ट है जिनमें से एक का नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पीसीटी। देखिए बहुत आसान, ये हम किडनी फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पीसीटी। ये नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है? पीसीटी फिर लूप ऑफ हेनले होती है इस तरह, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। एग्जैक्टली लाइक दैट उनमें एक डीसीटी होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, इसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे एफेरेंट आर्टीरियोल होते हैं, ये नाम सुना है कि नहीं, और यहाँ पे इफेरेंट आर्टीरियोल है, ठीक है। और इन दो के दरमियान यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलाई, ठीक है। ये जो सेल ड्रा कर रहा हूँ दीज आर कॉल्ड पीसीटी सेल। ये कौन सा सेल है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल। अब जरा देखिए यहाँ पे ब्लड के अंदर सोडियम फिल्टर होता है और क्या फिल्टर होता है? ग्लूकोज। सोडियम इज अ कैटायन एंड दैट मेंटेन और ब्लड प्रेशर। सोडियम हमारी क्या रेगुलेट करती है? बीपी। जब ये फिल्टर हो जाए सोडियम तो उसको यूरिन में लूज करना चाहिए कि ब्लड में रीअब्सॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि सोडियम इज अ एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। जो ग्लूकोज है ये बॉडी के लिए एनर्जी है, तो उसको नॉर्मली बॉडी को रीअब्सॉर्ब करना है कि यूरिन में लेके जाना है? रीअब्सॉर्ब करना है। प्लीज एमसीक्यू सुन ले, कितना परसेंट ब्लड के अंदर सोडियम फिल्टर होता है? 100%। कितना परसेंट ग्लूकोज फिल्टर होता है? 100%। इधर एमसीक्यू सुन ले, ये सारे किडनी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जो सोडियम है इट शुड बी फिल्टर 100% और नॉर्मल बंदे के अंदर इट शुड बी रीअब्सॉर्ब 100%। इसका मतलब इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इन द यूरिन शुड बी कंसीडर्ड नॉर्मल। क्लियर है कि नहीं? सोडियम जितना फिल्टर हुआ है उतना ही हम वापस ब्लड को क्या करेंगे? रीअब्सॉर्ब करेंगे। ये यूरिन में नहीं जाना चाहिए। ये फिजियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। इधर देखें, सोडियम जब 100% फिल्टर होता है तो उसका कुछ रीअब्सॉर्प्शन किस पार्ट से होती है? पीसीटी एंड दैट इज 67%। ये अभी आप लोगों ने याद नहीं रखना, बाद में हम किडनी में पढ़ेंगे। फिर जब ये नीचे लूप ऑफ किस में आता है? हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर इसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है 25%। कितनी परसेंट? 25%। और फिर जब ये आगे जाता है तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसके अंदर इसकी रीअब्सॉर्प्शन कितना होती है? 8%। अब सुन ले, 67 और 25 92 और 92 प्लस 8 इज 100। तो रीअब्सॉर्प्शन 100% होगी, लेकिन नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट होगी, बट मैक्सिमम कहाँ से होगी? पीसीटी से होगी। कहाँ से होगी? पीसीटी। अब ग्लूकोज कितना परसेंट रीअब्सॉर्ब है? 100, और इसको भी रीअब्सॉर्ब 100% करना है, लेकिन इसकी जो रीअब्सॉर्प्शन है वो 100 का 100% कहाँ से होता है? पीसीटी। ये कहीं और से नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? अब इधर देखिए, अब यहाँ पे सोडियम कहता है कि मैंने कितना परसेंट वापस जाना है यहाँ से? 67। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, वो सोडियम को कहता है कि तुम अपने साथ किसको मिलाए? ग्लूकोज। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट। एक इसको कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। तो क्या कहते हैं? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। तो 67% सोडियम के साथ 67% ग्लूकोज जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो जो रिमेनिंग 33% है वो कुछ अमीनो एसिड के साथ जाएगा, कुछ प्रोटीन के साथ जाएगा, कुछ बाइकार्बोनेट के, वो अलग चीजें है। लेकिन सोडियम के साथ ग्लूकोज का कितना परसेंट जाएगा? 67। एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या कहेंगे? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। चले, अब ये नॉर्मल है। एक पेशेंट है जिसको क्या है? डायबिटीज है, तो उसका ब्लड शुगर नॉर्मल है कि हाई? बहुत हाई है। अब इधर देखिए, इसका ब्लड शुगर बहुत हाई है और हमने उसको क्या करना है? कम करना है ब्लड के अंदर। तो उस बंदे का ये रीअब्सॉर्प्शन होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। उसको अगर हम ये ब्लॉक करें तो फिर ये ग्लूकोज जो 67% है वो फिर रीअब्सॉर्प्शन की वजह किधर जाएगी? यूरिन में। ये तो कहीं और से रीअब्सॉर्ब भी नहीं होता ना, तो फिर ये कहाँ जाएगी?
यूरिन में। तो मतलब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमने 67% कहाँ पे भेज दिए, यूरिन में। तो ब्लड में जो जाने वाला था अब नहीं जाएगा, तो ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा। तो ए से डायबिटिक ड्रग जो ग्लूकोज को कम करे, एक्टिंग ऑन द किडनी टू इनहिबिट द reabsorption of sodium glucose in which part of nephron, ACT. They are called empagliflozin, canagliflozin and dapagliflozin. क्लियर है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ओके। इससे तो बीपी लो होगा कि नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन ही रहे। ये जो सोडियम है इसमें 67% जाना है। तो सोडियम इधर देखें, सोडियम इसमें से 67% इधर से जाएगी, लेकिन जो सोडियम का 67% का कुछ पार्ट वो किसके साथ जाएगा, ग्लूकोज। कुछ सोडियम अमाइनो एसिड के साथ जाती है, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट। 67% ये मुख्तलिफ चीजों पर डिवाइड होता है, उनमें से 5-6% है जो किसके साथ जाएगी, ग्लूकोज के साथ जाएगी। तो इतना सोडियम लूज नहीं करेंगे जिससे बर्ड बीपी कम हो सके। क्लियर है, क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म बहुत ज्यादा है, वो हम किडनी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट ब्लॉक करने का मतलब इनडायरेक्टली किसको ब्लॉक करना है, हमारा टारगेट ग्लूकोज को ब्लॉक करना है। क्लियर है। एक्चुअली वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन, लेकिन अगर हम ये नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन ना ब्लॉक करें तो फिर सोडियम वापस ब्लड में नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो हाई शुगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। These are sodium glucose co-transporter to inhibitor। क्लियर है। और इसके लिए किडनी का काम चाहिए कि नहीं, इसके लिए किडनी फंक्शन का होना जरूरी है। अब लेके साइड इफेक्ट, इसकी साइड इफेक्ट क्या है। ओके, ये टाइप 1 में भी दे सकते हैं और टाइप 2 में भी दे सकते हैं। एक्चुअली इसके लिए बीटा सिलेक्टिविटी नहीं चाहिए, उसके लिए अगर चाहिए तो किडनी फंक्शन चाहिए बस, दैट्स इट। ठीक है। अब लेके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट इन ड्रग्स की इंपॉर्टेंट ये है। अब इन ड्रग्स ने करना क्या है, क्या बात, इन ड्रग ने सोडियम को वापस जाने किधर लेके जाना है, तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए ग्लूकोज यूरिया ये क्या करा सकती है, ग्लूकोज यूरिया, एक्सेस ग्लूकोज इन द यूरिन स्टार्ट, ग्लूकोज यूरिया। ठीक है, ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया मीन एक्सेस ग्लूकोज व्हेन गोइंग टू द यूरिन स्टार्ट ऑफ ग्लूकोज यूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट यार, किडनी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा। इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ये ग्लूकोज जो वापस जाने वाले थे अब नहीं जाएंगे, तो नेफ्रॉन के पूरे पार्ट में ग्लूकोज ज्यादा होंगे कि कम, ज्यादा। तो किडनी में ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। और जहां पे ग्लूकोज ज्यादा होता है तो वहां पे रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा। तो देखिए यूटीआई, इन लोग क्या होते हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। तो मतलब एनी इन्फेक्शन व्हिच कैन डैमेज द किडनी और यूरेटर इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इस ग्लूकोज ने जब यूरिन में जाना है तो किडनी से यूरेटर से पास होगा कि नहीं, यूरेटर से फिर ब्लैडर में जाएगा और ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए बाहर जाएगा। तो इन चारों चीजों में से एनीवेयर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या कहते हैं, यूटीआई। इन्फेक्शन इन द किडनी और यूरेटर इज अपर यूटीआई, इन्फेक्शन इन द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा इज लोअर यूटीआई। और एग्जाम में ये है कि इन ड्रग की वजह से यूटीआई का चांस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्लूकोज। और जहां पे इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो तो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन ग्लूकोज। ठीक है, तो वहां पे रिकरेंट यूटीआई के चांसेस ज्यादा होंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि यहाँ पे न कि सिर्फ हम सोडियम को ब्लॉक करते हैं ग्लूकोज को, बल्कि किसको ब्लॉक करते हैं, सोडियम। तो सोडियम बाहर जाएगा तो लेकिन माइल्ड हाइपोटेंशन क्या हो सकती है, माइल्ड। अगर इसकी डोज को हम बढ़ाएं, अगर इसकी डोज बहुत ज्यादा हो जाए तो सोडियम कम की वजह से बीपी थोड़ी सी कम हो सकती है कि नहीं, तो माइल्ड हाइपोटेंशन, तो डेजीनेस हो सकता है कि नहीं। और नेक्स्ट, जब ग्लूकोज जाएगा तो वो सोडियम भी लेके जाएगा, और सोडियम ऑलवेज ड्रैग वाटर, सोडियम अपनी तरफ क्या ड्रैग करते हैं, वाटर। तो देखिए डिहाइड्रेशन, ये बंदा किस में जा सकता है, डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन होगी तो यहाँ पे ज्यादा वाटर यूरिन में जाएगी कि ज्यादा किडनी में रहेगी, यूरिन में जाएगी, तो किडनी विल सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो वहां पे क्रिस्टल फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा। तो देखिए स्टोन फॉर्मेशन, किडनी स्टोन बन सकते हैं, जहाँ पे लेके किडनी स्टोन। इसलिए these drugs are very good but they should be taken in limit। ठीक है, ये किस में लेना चाहिए, लेकिन हम पेशेंट को बता दें कि इन ड्रग्स के साथ साथ कोशिश करें कि फ्लूइड इंटेक क्या करें, इंक्रीज करें। वो फ्लूइड ज्यादा लेंगे तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन भी नहीं, क्योंकि जब वो फ्लूइड लेंगे वो यूरिन आउटपुट ज्यादा करेंगे, और जितना वो ज्यादा यूरिन पास करेंगे उतना उसमें एक्सेस किसको पास करेंगे, ग्लूकोज को। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ग्लूकोज रिटेंशन के चांसेस
ऑल अबाउट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। नेक्स्ट वन, हाँ जी, किस किस चीज की? ग्लूकोज। लेकिन ग्लूकोज सिर्फ सोडियम के साथ नहीं जाती, ग्लूकोज ले जाने के और भी बहुत सी चीजें हैं पीसीटी के अंदर। ग्लूकोज अमीनो एसिड के साथ भी जा सकता है, ग्लूकोज अमोनिया के साथ भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सब जो ड्रग की बात करते हैं तो हमने ग्लूकोज की वापस जाना किसके साथ ब्लॉक करना है? सोडियम। ड्रग ओनली स्पेसिफिक। अब जब हम किडनी के अंदर फिर फिजियो पढ़ेंगे तो आपको ये मजीद, क्योंकि पीसीटी पे 2 घंटे का लेक्चर है, कि हम पढ़ेंगे तो और भी आसान हो जाएगा यार। 100% ये तो जाएगा पीसीटी से, किन किन तरीकों से जाएगा, तो हम फिर इंशाल्लाह चलो पढ़ेंगे। सोडियम के साथ ग्लूकोज 100% नहीं जाता, मतलब और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके साथ मिलकर ग्लूकोज वापस जाता है, लेकिन किस पार्ट में जाता है? पीसीटी। तो हम कहते हैं कि along with sodium glucose is not 100% reabsorbed, but we can say कि 100% reabsorption of glucose occurs in which part? पीसीटी, but by different methods। ये इसका आंसर है, ठीक है ना, वो डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी 5th नंबर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, बात है नहीं। इसमें जो एजेंट है लेके एकार्बोस, इसके अंदर क्या आता है? एकार्बोस एंड मैग्नीटोज, एकार्बोस एंड मैग्नीटोज, these are the drugs। अब लेके mechanism of action, these agents block intestinal, ये कहाँ पे काम करते हैं? इंटेस्टाइन में। ग्लूकोसाइडेज एंड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को अब्जॉर्ब होने नहीं देते। अब देखिए बहुत आसान, ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, के नाम सुना है कि नहीं? मल्टीपल अगर ज्यादा हो जाए तो पॉलीसेकेराइड है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, इसको मोनोसेकेराइड कहते हैं, वो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ये नाम सुने हैं ना। अगर इनको हम दो मिलाएं तो डाइसेकेराइड है, ज्यादा मिलाएं तो पॉलीसेकेराइड है। जो फूड हम लेते हैं, फूड, उसमें हमेशा कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड से कन्वर्ट होता है, फिर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाई में कन्वर्ट करती है और डाई से मोनो में, क्योंकि इंटेस्टाइन से अगर कार्बोहाइड्रेट ब्लड में अब्सॉर्ब होगी तो उसकी शक्ल में होगी मोनोसेकेराइड, या वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज। तो इंटेस्टाइन के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में कन्वर्ट करना उसके एंजाइम का काम है ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज रियली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इस एंजाइम को ब्लॉक करें तो कैन वी डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट? नो। तो अगर इसकी सिंपल फॉर्म नहीं बनेगी तो उसकी अब्जॉर्प्शन होगी नहीं होगी। जब ब्लड में अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हाई शुगर मजीद नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे ड्रग जो हाई शुगर को कम रखे बाय ब्लॉकिंग ग्लूकोसाइडेज इन इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज ग्लूकोज व्हाट अब्जॉर्प्शन, इसमें एक कार्बोज है और एक ग्लूकोज है। क्लियर है कि नहीं? अब इधर देखिए एक चीज याद रखिए, मैंने कुछ चीज खाई है वो स्टमक में गई है, स्टमक के बाद कहाँ गई है? इंटेस्टाइन। कोई भी चीज इंटेस्टाइन से ब्लड में जाए वो अब्जॉर्प्शन है, वो क्या है? अब्जॉर्प्शन है। लेकिन कोई भी चीज जो ब्लड से किडनी में जाए और किडनी से वापस ब्लड में आ जाए तो वो रीअब्जॉर्प्शन है, वो रीअब्जॉर्प्शन है। ये जो ड्रग थे यहाँ पे इसने क्या ब्लॉक करना है? रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन इस ड्रग ने क्या ब्लॉक करना है? अब्जॉर्प्शन ब्लॉक करना है। एनीथिंग व्हिच एक्ट ऑन द किडनी दैट विल ब्लॉक रीअब्जॉर्प्शन, और जो इंटेस्टाइन में काम करे वो अब्जॉर्प्शन ब्लॉक करेंगे। आसान है कि नहीं? एक पेशेंट है, उसने मील ली है स्वीट, और वो कहे यार अभी मैंने खाना खाया है, ऐसा ना हो कि मेरा शुगर बढ़ जाए। उसने अगर टेबलेट लेनी है तो उसने क्या ब्लॉक करनी है? अब्जॉर्प्शन ब्लॉक करनी है, तो उसको मैग्नीटोल या कार्बोज टेबलेट चाहिए। क्लियर है? और ये शॉर्ट एक्टिंग भी है, और ये पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, आफ्टर द मील जो हाइपरग्लाइसीमिया है उसमें इफेक्टिव ताकत होता है, क्योंकि ये फूड की अब्जॉर्प्शन को, स्पेशली ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को जाने नहीं देते। एक चीज याद रखें एग्जाम में कि अगर ग्लूकोज इंटेस्टाइन में आ जाए तो उसको ब्लड में जाना अब्जॉर्प्शन कहलाता है। किस ट्रांसपोर्ट के जरिए? आंसर होगा सिंपल डिफ्यूजन के जरिए। किसके जरिए? सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस in which molecule is moved from a region of higher concentration
बताने लगा which is really helpful in the exam. डिफ्यूजन के दो तरीके हैं, एक को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन, एक को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है? इनमें फर्क कौन बता सकता है? फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन, इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत आसान, दोनों के अंदर एनर्जी यूज हो नहीं होगी। जब वर्ड डिफ्यूजन आ जाए तो उसमें एनर्जी यूज हो नहीं होती। अब इधर देखें, अगर ये मार्कर है यहाँ से इधर आए लेकिन खुद आए विदाउट एनर्जी तो सिंपल डिफ्यूजन है। लेकिन अगर इस मार्कर को, ये मार्कर खुद कुछ ना करे लेकिन कोई बंदा इसको हेल्प करे और इधर ले आए तो उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड। तो ऐसा डिफ्यूजन जिसपे एनर्जी ना अप्लाई हो लेकिन कैरियर प्रोटीन उसको लेकर दूसरी जगह ले जाए तो उसका नाम क्या है? फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेट करना किसी कैरियर प्रोटीन के जरिए। एग्जाम में याद रखे, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन व्हिच मैकेनिज्म? सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन फ्रक्टोज एग्जाम में आ जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। क्या है? फैसिलिटेटेड। फ्रक्टोज का पहला वर्ड क्या है? एफ। फैसिलिटेटेड में एफ। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए कौन सी चीज की एब्जॉर्प्शन होती है? फ्रक्टोज। और सिंपल डिफ्यूजन इज ग्लूकोज। ठीक है, इतने फर्क याद रखें। अब लिखे साइड इफेक्ट इन ड्रग्स की। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग? इसकी साइड इफेक्ट आप लोगों ने याद रखना है कि साइड इफेक्ट क्या है? एनीवन? जीआईटी डिस्कम्फर्ट। क्या करा सकती है? जीआईटी डिस्कम्फर्ट। क्योंकि ये कहाँ पे काम करते हैं? जीआईटी में। नोजिया एंड वोमिटिंग। ये बंदा ना भूले, नोजिया एंड वोमिटिंग बहुत काम वाला बंदा है। ठीक है, सो any drug which act on the GIT can increase the risk of nausea and of vomiting. ओके जी, इसकी ये भी टाइप 2 डायबिटीज। अब इसकी जो यूजेस है ना, यूजेस एमसीक्यूज याद रखें यार। ये तो इंटेस्टाइन में काम करेंगे ना, ये उस ग्लूकोज को अंदर जाने नहीं देते जो फूड के जरिए है ना। ये मेनली किस में यूज करते हैं? पोस्ट प्रेंडियल हाइपर ग्लाइसीमिया। पोस्ट मीन आफ्टर, प्रेंडियल मीन मील। मील लेने के बाद अगर हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क है तो उसके एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए हम इंटेस्टाइन में जो काम करने वाला ड्रग है उसको देते हैं, दैट इज इकार्बोस एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द डायबिटीज ड्रग। ठीक है, इसके बाद जो डायबिटिक ड्रग है एमसीपीएस पार्ट 1 में डायबिटोलॉजी के अंदर आते हैं, वो बहुत हाई है। आप लोगों ने 5 कैटेगरी याद रखनी है इंसुलिन के साथ साथ। आखिर में एक चीज ऐड करें कि डायबिटीज नहीं है, अदर मतलब एमसीक्यूज है कि एमसीक्यू ड्रग ऑफ चॉइस एंड यूटराइन एटोनी पेशेंट, especially in postpartum hemorrhage, इसको डॉक्टर पीपीएचपी कहते हैं। ठीक है, तब पहले तो बताए कि व्हाट इज पीपीएच? पोस्टमार्टम हेमोरेज। पोस्ट का मतलब क्या है? आफ्टर। पार्टम मीन डिलीवरी, हेमोरेज मीन ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम अ फीमेल आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम हेमोरेज। प्लीज दो चीजें याद रखें बेसिक में, आप लोग खुद भी कहना है दो चीजें। डिलीवरी की जो मूड है वो दो है, वेजाइनल डिलीवरी एंड सी सेक्शन। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो इसको कहते हैं एनपीडी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। उसमें जो प्लेसेंटा कट हो जाती है, कुछ वेसल रप्चर हो जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाता है, तो कुछ ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर पहले 24 आवर में बर्थ के बाद अगर फीमेल से ब्लड जा सकती है वो हाफ लीटर तक जा सकती है। कितना? हाफ लीटर, 500 ml, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर फीमेल में कट लग जाए और ऑपरेशन के जरिए उसकी बर्थ हो जाए बच्चे की, तो उसमें ब्लीडिंग ज्यादा जाएगी कि कम? 2000 ml होता है। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पे ब्लीडिंग की जो लिमिट है वो कितना है? हाफ लीटर है, 500 ml है। लेकिन सी सेक्शन पे कितना है? 1 लीटर। अगर सी सेक्शन पे 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग की जो लिमिट है वो 1 लीटर को क्रॉस करे और नॉर्मल डिलीवरी पे कितना क्रॉस करे? 500 ml को, ऐसी एक्सेसिव ब्लीडिंग को पीपीएच कहा जाता है, पोस्टमार्टम हेमोरेज। पोस्टमार्टम हेमोरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो यूट्राइन क्या है? एटोनी। अब इसको देखते हैं कि यूट्राइन एटोनी क्या है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आता है। ये गायनी में भी इंपोर्टेंट है और एंडोक्राइन में भी। इधर प्लीज सुन ले कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीटल होम है दैट इज कॉल्ड यूट्रस। यूट्रस की जो
गायनेकोलॉजिकल टर्म है, इसको मीट्रियम कहते हैं। मीट्रियम इज अ गायनेकोलॉजिकल टर्म फॉर व्हाट? आंसर इज यूट्रस। इधर आप फोकस करें, बात नहीं। यूट्रस हैज थ्री पार्ट, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इधर देखें, यहाँ पे यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई मिलती है, दीज आर द ब्लड वेसल, यूटराइन आर्टरीज वगैरह। यहाँ पे अगर फीटस है, ये बच्चा है, और ये जनाब फीमेल की कौन सी मंथ चल रही है? 9 मंथ। तो 9 मंथ में फीटस का साइज ज्यादा होगा कि कम? बहुत ज्यादा होगा। तो माँ को भी ब्लड चाहिए, फीटस को भी चाहिए, तो जो यूट्रस है वो साइज में क्या होता है? बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड सप्लाई टू द फीटस ज्यादा होना चाहिए कि कम? ज्यादा, ताकि फीटस ग्रो कर सके। बात समझ गए कि नहीं? अब इस टाइम पे जो यूटराइन वेसल है ये मेजॉरिटी डायलेट होते हैं। क्या होते हैं? वजह यह है ताकि इनफ ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई कर सके किसको? फीटस को। अब यार देखिए, जब फीटस डिलीवर हो जाए, फीटस फॉर एग्जांपल डिलीवर हो जाए आफ्टर द बर्थ, तो यहाँ पे जो डिमांड है ब्लड की यूट्रस के अंदर वो कम होगी क्या ज्यादा? हाँ जी, कम हो जाएगी। पहले डिमांड ज्यादा थी क्योंकि फीटस था, अब फीटस डिलीवर हो चुका है, तो यूट्रस रिमेन एम्प्टी आफ्टर द बर्थ। यहाँ पे जो डिमांड है ब्लड की वो क्या है? कम है, तो सप्लाई भी क्या करना चाहिए? कम। तो जो डायलेटेड वेसल है वो क्या होने चाहिए? कॉन्स्ट्रैक्ट। क्या होने चाहिए? कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ब्लड कम करना चाहिए, फीटस अब नहीं है। और ये कॉन्स्ट्रक्शन कब होगा? जब यूट्रस मसल क्या करे? कंट्रैक्ट। कंट्रैक्शन ऑफ यूटराइन मसल इज कॉल्ड टोन। तो क्या कहते हैं? टोन। टोन का मतलब कंट्रैक्शन। कभी कभार कुछ फीमेल्स के अंदर बर्थ के बाद ये कंट्रैक्शन हो नहीं होती, तो लॉस ऑफ कंट्रैक्शन आफ्टर द बर्थ इन यूट्रस इज कॉल्ड यूट्राइन एटोनी। तो क्या कहते हैं? यूट्राइन एटोनी। ए का मतलब एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट, टोन मीन कंट्रैक्शन। कि यूट्रस के अंदर जो कंट्रैक्शन ने होने थे वो बर्थ के बाद ना हो पाए, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? यूट्राइन एटोनी कहते हैं। तो यूट्रस जो है ना, साइज में आफ्टर द बर्थ क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, और ऐसा लगेगा कि इसमें अनदर फीटस भी है। और समझ गए कि नहीं? और दूसरी बात, जो ब्लड वेसल है वो डायलेट रह पाएंगे कि कंट्रैक्ट? डायलेट। अब इसमें जो ब्लड लाना है वो तो ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, यूट्रस पे ज्यादा है, तो जो ज्यादा ब्लड है वो यहाँ से ब्लीड करेगी कि नहीं? और जब वो ब्लीड करेगी बर्थ के बाद, तो अगर सी सेक्शन है तो 1000 ml से ज्यादा जाएगी कि नहीं? इस डेट कैन कॉज पोस्टमार्टम हेमोरेज। क्लियर है कि नहीं? गायनी के अंदर कंसेप्ट है, लेकिन यूट्राइन एटोनी की वजह से पोस्टमार्टम क्या होता है? अगर एक फीमेल है वो कहती है कि उसकी जो बर्थ है वो घर पे हुई है, बच्चे की डिलीवरी बस घर पे हुई है, नॉर्मल हुई है, फिर भी अभी 24 घंटे के बाद उसकी विजाइना से ब्लीड जा रही है, तो आपके जहन में आना चाहिए कि जब हम यूट्रस चेक करते हैं तो वो स्वेलिंग उसमें स्वेलअप होती है। हम बिलो द नेवल हाथ रखते हैं तो उसमें स्वेलिंग होती है और टेंडर होता है, मतलब उसमें पेन होता है। तो हम ये समझ आनी चाहिए कि इसकी जो यूट्रस है वो क्या नहीं कर पाती? कंट्रैक्ट। तो हमने ऐसा ड्रग देना है बाहर से कि वो यूट्रस को, आंसर इज ऑक्सीटोसिन। हम क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है कि नहीं? तो दैट इज वन ऑफ द एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है ना? तो एंडोक्राइन के अंदर आता है। पहले के ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द इंजेक्शन इट इज गिवन फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। क्योंकि मायोमीटर ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन मैंने बताए थे, मिल्क इंजेक्शन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। जब यूट्रस को कंट्रैक्ट करेगा तो वहां से फर्दर ब्लीडिंग को कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यूट्राइन एटोनी याद रखना है, कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी के बाद अगर प्रेजेंट करे 24 घंटे के बाद जो ब्लीड ना रुके, तो 95% फीमेल में चांस उसमें यूट्राइन एटोनी है। तो बगैर अल्ट्रासाउंड, बगैर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर इसको क्या लगाता है? ऑक्सीटोसिन, और 90% फीमेल की ब्लीड क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखें एक चीज याद रखें, यहाँ पे जब फीटस तो फीटस जो है ये माँ के साथ एक कनेक्शन के जरिए अटैच होता है, इसका नाम क्या है? प्लेसेंटा है। अगर फीटस पैदा हो जाए डिलीवर, तो प्लेसेंटा खत्म होना चाहिए, लेकिन कभी कभार गलती से प्लेसेंटा के कुछ क्या रह जाता है? पार्ट रह जाता है, इसको कहते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? रिटेन। अगर प्लेसेंटल टिश्यू रिटेन हो जाए बर्थ के बाद भी, तो वहां से माइनर क्या होगी? ब्लीड। तो पोस्टमार्टम हेमोरेज का एक वजह यह भी है कि कभी कभार किसका टिश्यू रह जाता है? प्लेसेंटा का टिश्यू। ओके, एक बच्चा है वो डायबिटिक मदर में, जिसका साइज क्या है? ज्यादा, तो वो जब इधर फोर्स लगाएगा बर्थ के नाल पे, तो नियर बाई वेसल को रप्चर कर सकता है कि नहीं? तो उससे भी क्या हो सकती है? ब्लीडिंग हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे टी 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 याद रखना है। टी का मतलब टोन
प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन का नाम क्या है? यूट्राइन एटोनी। बर्थ के बाद अगर यूट्रस कंट्रैक्ट ना करे तो ब्लीड होगी कि नहीं? इसको कहते हैं टोन प्रॉब्लम। टी बार टिश्यू रिटेंशन, कौन सी टिश्यू? प्लेसेंटल, वो भी ब्लीड करेगी। और नेक्स्ट टी पार्ट ट्रोमा टू द वेजाइना, और ट्रोमा टू वेजाइना तब हो सकती है जब बच्चे का साइज क्या हो? बड़ा हो। तो हर एक में these three T's are the cause of postpartum hemorrhage। लेकिन सब टीज में से जो गायनी के अंदर 90% बिलीव किया जाता है वो यूट्राइन क्या होती है? एटोनी। इस केस का ड्रग ऑफ चॉइस एक हार्मोन है, इसका नाम क्या है? समझ गए कि नहीं? So this what all about from the chapter of endocrine system। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हमने फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड स्टार्ट करनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ ली दैट विल बी अ गुड फिजिशियन। जनरल फिजिशियन या जो जीपी होता है, जीपी स्टैंड पर जनरल फिजिशियन, जो क्लिनिक चलाता है वो हर पेशेंट को आजकल याद रखे बताएगा कि ब्लड टेस्ट करा के। ब्लड टेस्ट में आपको एनीमिया मिल सकती है, ब्लड टेस्ट में आपको थैलेसीमिया मिल सकती है, ब्लड टेस्ट में आपको इन्फेक्शन मिल सकती है, ब्लड टेस्ट से इवन आप कैंसर का अंदाजा लगा सकते हैं, ब्लड टेस्ट से आपको टाइफाइड फीवर का अंदाजा हो सकती है। जिसने हेमाटोलॉजी पढ़ ली दैट विल बी अ गुड फिजिशियन। तो कोशिश करें कि हेमाटोलॉजी फिजियोलॉजी से स्टार्ट है और उससे इवन एक सिंगल लेक्चर भी मिस ना करे। तो जो बंदा फिजियोलॉजी पढ़े दैट विल नो पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। क्लास में से ऐसा बंदा जिसने एंडोक्राइन का एक लेक्चर भी मिस नहीं किया हो। देखिए अब जो उन लोगों से आप पूछे इस क्लास में से कितना मजा है, जो बंदा फिजियो पढ़े उसको पे तो बहुत आसान है, जो पे तो पढ़े उसको फार्मा सुपर हो जाता है। So student is a student who know all the three format PPP, physio, patho and pharma। तो वो गुड फिजिशियन है। तो कोशिश करे कि ये सिस्टम जो भी था जैसा भी गुजर गया, जिसका इनकम्प्लीट है वो कहीं से कंप्लीट करे, समझना है तो मुझसे पूछ ले। आई विल बी ट्राई टू कवर इट, लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हेमाटोलॉजी के फर्स्ट से कोई बंदा एब्सेंट ना हो। क्लियर है? अब टेस्ट के लिए बैठ जाए शाबाश। वो लोग किधर चले गए? ये अपना अब्दुल समद लोग, ये अब्दुल समी इधर तो बैठा नहीं।